गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू रिवॉल्यूशन आरएस। एक बार फिर से हम मूल अधिकारों की श्रृंखला शुरू करते हैं। तो अभी तक हम मूल अधिकारों का बेसिक इंट्रो पढ़ चुके हैं। आज हम शुरुआत जो कर रहे हैं वो है ना, हम देखिए, मैंने आपको जैसे बेसिक इंट्रो बताया था, मूल अधिकार वर्तमान में 6 हैं, है ना। और उनकी शुरुआत जो होती है वो आर्टिकल 14 से होती है और आर्टिकल 32। लेकिन एक्चुअल में हम जो संविधान का भाग 12 है उसमें तो आर्टिकल हम 12 से 35 पढ़ते हैं। लेकिन जो मूल अधिकारों की बात कर रहे हैं वो 14 से 32 तक की बात कर रहे हैं। तो ये फिर पीछे का क्या है, इधर पीछे का क्या है ना, 33, 34, 35। और अगर इधर बात करें, देखिए सीधी सी बात इतनी है कि इन आर्टिकल्स का संबंध मूल अधिकारों से है, इसलिए इन्हें भाग 3 में यानी मूल अधिकारों के भाग में रखा गया है, आर्टिकल 12, 13 और 33, 34, 35 के रूप में, है ना। तो एक एक करके देख लेंगे कि ये आर्टिकल क्या है और इनका संबंध किस रूप में है। तो सबसे पहले हम आर्टिकल 12 के संबंध में आज चर्चा करेंगे, है ना। अनुच्छेद 12 क्या कहता है? अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा, देखिए राज्य का अर्थ है, अलग अलग अर्थों में लिया जा सकता है। राज्य का अर्थ आप देश के संदर्भ में ले सकते हैं, जैसे भारत एक राज्य है, अमेरिका एक राज्य है ना, देश के संदर्भ में ले सकते हैं। राज्य का अर्थ आप प्रांत के संदर्भ में ले सकते हैं, है ना। राजस्थान एक प्रांत, एक राज्य हो गया। हम जो बात कर रहे हैं वो इस राज्य की बात कर रहे हैं। इस राज्य का संबंध मूल अधिकारों से है। जब भी हम बात करते हैं आगे के सभी अनुच्छेद यानी मूल अधिकार से संबंधित जितने भी अनुच्छेद होंगे वहां पर हम राज्य की बात करेंगे कि राज्य ऐसा कृत्य नहीं करेगा, है ना, जो व्यक्ति के मूल अधिकारों का शोषण करे या उसे कम कम करे। तो वो राज्य इस परिभाषा के आधार पर होगा। तो क्या है राज्य की परिभाषा, देख लेते हैं। सबसे पहले राज्य की परिभाषा पढ़ेंगे। आप हेडिंग डाल दीजिए अनुच्छेद 12 और उसमें आप लिखिए अनुच्छेद जो 12 है वो राज्य की परिभाषा के बारे में, है ना, ये है राज्य की परिभाषा। अच्छा, तो क्या है राज्य की परिभाषा, हम ये देख रहे हैं। इसमें एक पॉइंट है कि केंद्र की जो विधायिका है या लेजिस्लेचर है वो, साथ ही केंद्र की कार्यपालिका। देखिए आपको ये तो पता ही होगा विधायिका का काम क्या होता है, कानून बनाना, है ना। जो संसद है, भारत की संसद है, वो विधायिका के रूप में काम करती है। वह भारतीय सरकार है ना, जिसके नेता जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो कार्यपालिका है ना। उसका काम क्या है, जो भी नीति बनती है, जो भी कानून बनता है उसको इम्प्लीमेंट कराने का काम है ना। तो कार्यपालिका का काम होता है इम्प्लीमेंट करने का काम होता है किसी भी कानून को। विधायिका काम कानून को बनाने का काम होता है ना, ये आपको पता है। दूसरी बात की गई राज्य की परिभाषा में कौन शामिल है, राज्य
विधानमंडल, है ना, यानी राज्य की विधायिका भी आ गई, है ना, और राज्य विधानमंडल और उसकी जो भी कार्यपालिका होगी वो भी इसके अंदर। वही तीसरी बात है स्थानीय संस्थाएं। भारत में, है ना, हम बात करें तो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कितना है, 3 tier स्ट्रक्चर है ना। एक केंद्र में सरकार है ना, सेंट्रल लेवल पे, एक राज्यों में है और एक स्थानीय स्तर पे है ना, पंचायत की बात करते हैं, पंचायत, पंचायत समिति और, है ना, ग्राम पंचायत जो बनती है वो स्थानीय स्तर की सरकार है। तो हम ये बात करें कि स्थानीय संस्था होगी वो भी राज्य की व्यवस्था में शामिल होगी। चौथी बात की गई है अन्य प्राधिकारी। जो सरकार की सत्ता का, है ना, आपको दिख रहा ना, सरकार की सत्ता का प्रयोग करते हैं, है ना, ये सारे राज्य की परिभाषा के अंतर्गत शामिल होंगे, है ना। कौन? केंद्र की विधायिका यानी संसद और कार्यपालिका, राज्य का विधानमंडल और कार्यपालिका, स्थानीय संस्थाएं हो गई जैसे पंचायत समिति हो गई, ग्राम पंचायत हो गई, ये सारे सारी संस्थाओं में हम शामिल होंगे। अन्य प्राधिकारी जो सरकार की सत्ता का प्रयोग करते हैं यानी गवर्नमेंट द्वारा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फंडेड है, यहाँ गवर्नमेंट उसमें कुछ रोल अपना कंट्रीब्यूट करता है, तो उस आधार पे उसे राज्य बोल दिया जाएगा, है ना। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप जो राज्य पढ़ोगे, है ना, आगे आने वाले आर्टिकल फंडामेंटल राइट में जो राज्य पढ़ोगे उस राज्य का स्वरूप कैसा, उस राज्य में कौन कौन शामिल है, उसको डिफाइन करने के लिए इस आर्टिकल 12 को जोड़ा गया है। वही हम अनुच्छेद 13 की बात करेंगे। देखिए अब अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 ये बात करता है कि जो मूल अधिकारों से असंगत विधियां हैं उनका अल्पीकरण, यानी मूल अधिकारों का जो उल्लंघन करने वाली जितनी भी विधियां बनेगी या जो संविधान पूर्व की विधियां हैं वो शून्य हो जाएगी। तो अनुच्छेद 13 कहता है मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होगी। इसका मतलब क्या है? सिंपल सी देखिए, हम आर्टिकल ये हेडिंग चेंज नहीं है, हम आर्टिकल 13 की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 13 क्या कहता है? मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होगी। इसमें अनुच्छेद 13 में 4 क्लोज है ना? आर्टिकल 13 में ही 4 क्लोज बने हुए हैं, है ना। एक
13 क्लोज 1, 13 क्लोज 2, 13 क्लोज 3 और 13 क्लोज 4। तो हम इसको वन बाय वन पढ़ेंगे आगे और समझते जाएंगे कि ये एक्चुअल में है क्या, है ना। तभी हमें देखो, जब तक आपके पढ़ाई के स्तर में गहराई नहीं आएगी ना, तब तक आप उस चीज को समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे जरूरी होता है, आप जब भी कुछ टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आपको उस टॉपिक की गहराई पता होनी चाहिए कि कहाँ तक हमें पढ़ना है और कहाँ तक हमारी नीड है ना। हम क्या करते हैं कि जनरली फैक्ट में ज्यादा ओरिएंटेशन अपना बढ़ा देते हैं, तो हमें जो चीज समझनी होती है वो हम समझ नहीं पाते और उस फैक्ट के पीछे भागते हुए अपना समय व्यर्थ कर देते हैं। और फिर अल्टीमेटली आपको ना कुछ सालों बाद ये पता चलता है कि एक्चुअल में हमें पढ़ना ये था कंसेप्ट, हाँ फैक्ट तो इसके साथ में चलने वाले, है ना, गौण चीजें हैं, तो वो आज ही समझ में आता है। लेकिन हम आपको पहले यहाँ से अवेयर कर रहे हैं। अनुच्छेद 13 की बात करता है कि संविधान की पूर्व की जो विधाएं हैं उनको एक एक डिस्कस करते हैं, एक एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम जो आर्टिकल 13 क्लोज 1 है वो क्या कह रहा है कि संविधान लागू होने से, यानी 26 जनवरी 1950 के लागू होने से पहले की जो विधियां हैं, जैसे हम समझ लेते हैं कि समझने के तौर पर 1860 का आईपीसी का इंडियन पिनल कोड जो है वो बना हुआ था, अंग्रेजों ने बनाया। वो आजादी से पहले का, 26 जनवरी 1950 से पहले का है ना। तो अब इस कानून में अगर कोई ऐसी विधि है ना, ऐसा विधि का कोई अंश है, विधि का कोई अंश है जो फंडामेंटल राइट का, है ना, उल्लंघन करता है, तो क्या कह रहा है कि फंडामेंटल राइट का यदि उल्लंघन हो रहा है तो वो विधि क्या हो जाएगी, आच्छादित कर ली जाएगी। देखिए यहाँ पे आपके, है ना, जो आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, है ना, यानी आच्छादन का सिद्धांत यहाँ से निकल कर आता है आर्टिकल 13(1) से कि कोई संविधान पूर्व की जो विधि है यदि वो मूल अधिकारों से असंगत है या उनका अल्पीकरण करती है तो वो विधि आच्छादित हो जाएगी, यानी छिप जाएगी। ग्रहण लगता है ना, उसी को कहते हैं आच्छादित, आच्छादन होना है, छिप जाना। तो उससे वो विधि भी आच्छादित हो जाएगी। और इन फ्यूचर ऐसा अगर होगा तो एक और कोई नई विधि बनती है जिसके आधार पर इन फंडामेंटल राइट को, है ना, जिसका इस विधि के उस अंश में उल्लंघन हो रहा था और वो विधि आच्छादित हो रही थी, इन फ्यूचर संसद द्वारा ऐसा कानून बनाया जाता है जिसके आधार पर, जैसे हम एक समझ लेते हैं आर्टिकल 19 को, आर्टिकल 19 में कुछ प्रावधान थे, उसके आधार पर, है ना, ऐसी कोई पूर्व का कानून था, संविधान पूर्व कानून, जैसे आईपीसी हो गया मान लिया, है ना। आईपीसी के आधार पर या अन्य कानून के आधार पर समझ लीजिए ना, समझने के तौर पर ये समझिए, इतना समझिए कि कोई कानून बना हुआ था जो 26 जनवरी 1950 से पहले का था। उस कानून के आधार पर इस आर्टिकल 19 के जो प्रोविजंस थे उनका उल्लंघन हो रहा था, है ना, तो विधि क्या हुई, आच्छादित कर ली गई। लेकिन इन फ्यूचर संसद ने इस आर्टिकल 19 को हटा दिया, तो वो क्या होगा, ये जो विधि है जो एक्लिप्स हो गई थी या इनको ग्रहण लग गया था या छिप गई थी, वो वापस एक्टिव हो जाएगी। संभव है। तो आर्टिकल 13(1) में इतने पढ़ना, संविधान की जो पूर्व की विधियां हैं वो एक्लिप्स हो जाएगी या छिप जाएगी। वही हम आर्टिकल 13(2) की बात करेंगे, है ना। आशा करता हूं कि आपको ये चीजें हम, है ना, जो प्रोवाइड कर रहा हूं समझ में आ रही है।
देखिए, अब हम बात करते हैं। अनुचित 13 का जो क्लोज टू है, क्लोज टू क्या बात कर रहा है? अनुचित 13 का क्लोज टू बात कर रहा है कि 26 जनवरी 1950 के बाद के जितने भी कानून हैं, बाद की विधियां हैं, हाँ, यदि वो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करती है, तो वो उल्लंघन की सीमा तक शून्य हो जाएगी। इसका मतलब आप समझे ना कि आर्टिकल 13 एक बात कर रहा है 26 जनवरी 1950 से पहले की, वहीं जो आर्टिकल 13 क्लोज टू वो बात कर रहा है 26 जनवरी 1950 के बाद की। यानी संसद में ऐसा भी फ्यूचर, संसद द्वारा ऐसा भी फ्यूचर में कानून बनाया जाता है जो मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है ना। कहीं की मूल अधिकारों का उल्लंघन होना मतलब क्या है? लोकतंत्र का खतरे में आना, है ना। और लोकतंत्र खतरे में आएगा तो व्यक्ति के अधिकारों का हनन होगा, और जब व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वतंत्रता छीन ली जाती है ना? तो उससे क्या होता है? व्यक्ति का समावेशी विकास नहीं हो पाता है ना। चहुमुखी विकास की हमने बात की थी, भौतिक विकास, आध्यात्मिक विकास, नैतिक विकास, ये सारे विकास रुक जाते हैं। तो एक देश जो आज मॉडर्न एरा चल रहा है, उस मॉडर्न एरा में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ये सीधी सी बात है। इसलिए लोकतंत्र जरूरी है, लोकतंत्र का रक्षक हमें होना पड़ेगा, है ना। देखिए, अब क्या होता है, आर्टिकल 13(2) में एक इश्यू क्रिएट हुआ था कि यहाँ पे लिखा हुआ था कि संविधान के बाद की विधियां, कानून की बात हुई थी, मूल अधिकारों के उल्लंघन की सीमा तक शून्य हो जाएगी। संसद कोई कानून बनाती है और ऐसा कानून बन गया जिससे मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ, तो उल्लंघन की सीमा तक कानून शून्य हो जाएगा। लेकिन संसद ने फिर एक क्लेम किया कि कानून किस प्रकार का होगा? क्या ये सामान्य कानून पर ही लागू है? सामान्य कानून का मतलब, सामान्य कानून का मतलब जो सामान्य बहुमत द्वारा पास हो जाता है ना। तो इन्होंने विधि की जो परिभाषा थी ना, आर्टिकल 13(3) के अंदर हम पढ़ेंगे आगे, उस विधि की परिभाषा को डिफाइन करने का काम आर्टिकल 13(2) में हो रहा है कि क्या संसदीय के लिए कोर्ट को, है ना, इस सारा काम जो फंडामेंटल राइट को जो शून्य कर रहा है ना, फंडामेंटल राइट को कोई विधि बोल है ना, कोई विधि जो है संसद द्वारा बनाई गई, वो अगर फंडामेंटल का उल्लंघन कर रही है तो कोर्ट आके इसको, है ना, खत्म कर रहा है। तो कोर्ट से पूछा गया क्या ये सामान्य कानून पर लागू है या संविधान संशोधन पर भी? देखिए, संविधान संशोधन, क्या ये संविधान संशोधन पर भी लागू है जो आर्टिकल 368 के तहत होता है? इस आधार पर एक बात छिड़ गई कि क्या हम संविधान संशोधन करके मूल अधिकारों को खत्म नहीं कर सकते क्या? चलो, सामान्य कानून से हम नहीं कर पाएंगे, संसद नहीं कर पाएगी, लेकिन क्या विशेष बहुमत यानी अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों को खत्म किया जा सकता है या नहीं? ये एक विवाद का एक इशू बन गया, और इसी आधार पर बाद में एक, है ना, केसेस की श्रृंखला शुरू हो गई। और वो केसेस की श्रृंखला हम देख लेते हैं। तो क्या क्या केस आए, इन आधार पर आए हैं। मैं आप एक बार ना ब्रीफली, आपको कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा, मैं ब्रीफली आपको एक बार वापिस को आर्टिकल 13(2) को एक्सप्लेन कर रहा था ना।
अनुच्छेद 13 क्या बात कर रहा है? अनुच्छेद 13 ये बात कर रहा है कि 26 जनवरी 1950 के बाद की कोई विधि, अब इस विधि को डिफाइन नहीं किया गया था, है ना, जो मूल अधिकारों को उल्लंघन करती है, सुप्रीम कोर्ट, है ना, कोर्ट द्वारा, सामान्यतः आप ऐसे में, है ना, इसको ऐसे कंसीडर करेंगे, कोर्ट द्वारा उसे नल एंड वॉइड यानी शून्य कर दिया जाएगा। तो संसद ने कहा कि ये विधि का मतलब क्या है? विधि का मतलब सिर्फ सामान्य कानून से है या संविधान संशोधन भी इसमें शामिल है? आर्टिकल 368, ये बात हुई। इसी आधार पर कुछ केस आते हैं, उन केस का हम स्टडी कर लेते हैं ना। तो पहला केस इसी विवाद को लेकर पहला केस आया था। आपके एग्जाम में क्रम पूछा जा सकता है और केस के नाम पूछे जाते हैं, है ना। शंकरी प्रसाद केस 1951। इसमें क्या कहा दिया गया कि यस, संविधान संशोधन के माध्यम से मूल अधिकारों को खत्म किया जा सकता है, कैन बी अमेंड, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जो फंडामेंटल राइट है उनको आप खत्म कर सकते हो, है ना। वहीं दूसरा केस आता है सज्जन सिंह केस 1965 का। ऊपर की बात सेम टू सेम रिपीट की गई कि अनुच्छेद 13(3) के तहत जो विधि की परिभाषा है उसमें सामान्य कानून शामिल है, न कि संविधान संशोधन, और संविधान संशोधन के माध्यम से संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, कैन बी अमेंड बाय कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। हाँ, इसमें भी क्या कह देगा? यस, बाय कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या आर्टिकल 368, है ना। अच्छा, दो केस हो गए। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये सामान्य कानून वर्सेस संविधान संशोधन का। मैं इसको एक बार तीसरा केस आता है गोरखनाथ। 3 स्टार लगा लीजिए इस पे आप। सबसे इंपॉर्टेंट है गोरखनाथ पाल 1967 का केस। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, जब सरकारें कमजोर हुई, है ना, तब तक न्यायपालिका जो होती है यानी कोर्ट जो है वो मजबूत हुई है, और उन्होंने ड्रास्टिक, है ना, ऐसे जो ड्रास्टिक लेवल पर ऐसे, है ना, अब मतलब आप कह सकते हैं कि ऐसे निर्णय पहले कभी नहीं लिए गए, है ना। और उन निर्णयों की मतलब एक अलग ही पहचान है, जैसे केशवानंद भारती केस हो गया, क्योंकि उस टाइम 1973 की बात कर रहे हैं। 1973 में क्या स्थिति थी, इंदिरा गांधी सरकार की क्या स्थिति थी आप जानते हैं, है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि जब सरकारें कमजोर हुई तो कहीं कहीं न्यायपालिका मजबूत हुई, और जब सरकारें मजबूत हुई, आज की स्थिति सरकारें मजबूत है, न्यायपालिका कमजोर हुई है। ये आप
आसपास देखते होंगे, है ना। गोलकतावाद में क्या हुआ कि सरकार कमजोर हो रही है, कोर्ट मजबूत हो रही है, कोर्ट ने डिसीजन दिया रिवर्स। कोर्ट ने क्या कहा कि फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार संशोधन नहीं किया जा सकता है, संशोधनीय नहीं है, संशोधनीय नहीं, किसी भी आधार पर आप संशोधन नहीं कर सकते। जो विधि की परिभाषा है उसमें सामान्य कानून भी शामिल है और संविधान संशोधन के द्वारा किया गया संशोधन या अमेंडमेंट भी शामिल है, यानी आप संशोधन नहीं कर सकते, है ना। ये स्पष्ट कह दिया इसमें, है ना। तो कौन सा केस है जिसने ये कहा कि फंडामेंटल राइट कांट बी अमेंड, फंडामेंटल राइट में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता, तो गोलकनाथ ने 1967 का। देखिए इसी केस के बाद में है ना, मैं आपको पहले बता रहा हूं फिर मैं बाद में लिखा देता हूं उसको। अनुच्छेद 13(4) है ना, अनुच्छेद 13(4) जोड़ दिया गया सरकार द्वारा यानी संसद द्वारा। क्या जोड़ दिया गया कि अनुच्छेद 13 के क्लोज 3 की विधि की परिभाषा में सामान्य कानून शामिल है, संविधान संशोधन नहीं। तो कहीं ना कहीं ये काउंटर करने के लिए, गोलकनाथ केस को काउंटर करने के लिए ऐसा अमेंडमेंट करके एक अंश जोड़ दिया गया आर्टिकल 13 में, ताकि हम मजबूत हो सके, सरकार मजबूत हो सके, संसद मजबूत हो सके, न्यायपालिका को काउंटर किया जा सके। और इसी के साथ आर्टिकल 360(1) भी जोड़ दिया। हम क्या बात कर चुके हैं अभी तक, हाँ, कि गोलकनाथ जो है 1967 का, उसने तो मना कर दिया बिल्कुल, फंडामेंटल राइट को आप अमेंड ही नहीं कर सकते, है ना। और इसी के काउंटर में संसद द्वारा आर्टिकल 13(4) इंट्रोड्यूस किया गया और 368 है ना, उसका क्लोज 1 जोड़ दिया गया और ये कह दिया गया कि सामान्य कानून विधि की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, संविधान संशोधन नहीं, है ना। तो हम, इसका मतलब क्या है, खुद को एम्पावर कर रही है संसद एम्पावर करके क्या कह रही है कि हम संविधान संशोधन के माध्यम से मूल अधिकारों का शोषण कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, उसका हनन कर सकते हैं। एक बार फिर से खुद को एम्पावर किया जा रहा है, कितनी बढ़िया बात है ना। टॉम एंड जेरी का खेल चल रहा है। 13,000 में आगे दिखाने वाला हूं, उससे पहले आप इस गोलकनाथ के बाद एक केस आता है, उस केस के बारे में आपने बहुत सुना होगा, है ना। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यपाल। जो केशवानंद भारती वाद है 1973 का, इसकी अगर आपको डेट पता नहीं हो तो लिख लीजिए। 24 अप्रैल 1973, 24 अप्रैल को सचिन तेंदुलकर का जन्म है, दिवस है ना, जन्म दिवस, वो बताना चाहिए। केशवानंद भारती बाद में क्या गया, कहा गया, जो आर्टिकल 13(4) के तहत संसद ने नई, है ना, अवधारणा स्टेब्लिश की 13(4) के अनुसार कि संविधान संशोधन के माध्यम से फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है ना। तो फिर केशवानंद भारतीवाद में क्या इसका उल्टा डिसीजन दिया गया? नहीं, उल्टा नहीं दिया गया, इसको मान लिया गया। केशवानंद भारती केस में, है ना, ये मान लिया गया कि संविधान के किसी भी भाग को संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है, लेकिन है ना, लेकिन क्या बुनियादी ढांचे की एक अवधारणा दे दी कोर्ट ने, फंडामेंटल स्ट्रक्चर। संसद कभी भी, है ना, संसद कभी भी इस फंडामेंटल स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करेगी और
इसके वायोलेशन के बिना अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी भाग को। अभी बुनियादी ढांचा क्या है सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम समझाएंगे आप क्या है, समय समय पर, है ना, ये बात है। आप चाहोगे व्यक्ति के जीवन को छीन ले हम, है ना, आर्टिकल 21 नहीं छीना जा सकता, है ना, बुनियादी ढांचे का भाग। किसी को सोने ना दे, नींद का अधिकार आप पढ़ते हैं, बुनियादी ढांचे का अधिकार, है ना। किसी को घूमने की स्वतंत्रता से आप वंचित कर दे, राज्य कर दे, संसद कर दे, क्या किया जा सकता है? नहीं। ये एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमेशा कोर्ट खड़ी है ना, संविधान के रक्षक के रूप में, है ना? जरूरी है ना। चेक एंड बैलेंस जो होता है वो बहुत जरूरी होता है। तो क्वेश्चन में बात में क्या हुआ कि देखो यहाँ पे दोनों की बात होगी, संसद की बात भी मान ली, है ना, कि आप संविधान की बात में संशोधन कर सकते हो, लेकिन कोर्ट ने क्या कहा कि जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है यानी बुनियादी ढांचा, है ना, जो बात हो रही है कि बुनियादी ढांचे की आपको मर्यादा बनाए रखनी होगी। बुनियादी ढांचे का जब भी उल्लंघन होगा हम आपके कानून में देख लेंगे कि बुनियादी ढांचे का उल्लंघन हो रहा है या नहीं, और उसी के आधार पर हम आपके कानून को, है ना, नल एंड वॉइड कर सकते हैं यदि वो मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो। यही बात की गई आर्टिकल 13 के सेक्शन 2 में, आर्टिकल 13 के क्लोज रूल। ये आर्टिकल 13 कंप्लीट होता है और संबंध में केस भी पढ़नी है। सर्जन सिंह केस आया था, है ना, शंकरी प्रसाद केस आया था, है ना, ये सारे केस पढ़ चुके हैं ना, गोरखनाथ, शंकरी प्रसाद, केशवानंद, जितने भी केस आपको पता होना चाहिए, डेट पता होनी चाहिए, सीरीज पता होनी चाहिए, कौन कौन केस आया, कब आया और जजमेंट क्या था। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 13(3) की। अनुच्छेद 13(3) कह रहा है कि जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, हाँ? विधि के अंतर्गत विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश आदेश उपविधि, है ना, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ी या प्रथा, हाईलाइट, ये सारे विधि की परिभाषा में शामिल होंगे। ये अनुच्छेद 13(3) कह रहा है। 13(4), 13(2) का एक्सप्लेनेशन है, हमने पहले पढ़ लिया है कि 13(4), 13(2) को आधार बनाकर दिया गया है ना। हम उसको समझ चुके पहले, हम सिर्फ लिखने वाले हैं।
अनुच्छेद 13(4) है वो और हम देख लेते हैं अनुच्छेद 13(4) के बारे में। ये 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा भारत संविधान में शामिल किया गया। और इसमें क्या लिखा गया? अनुच्छेद 13(2) जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पर लागू नहीं होता है ना। अनुच्छेद 13(2) कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पर लागू नहीं होता, अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें समाप्त किया जा सकता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।